वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में आज कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। मोदी हुकूमत ने ये मीटिंग अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान के इक़दामात से अपोजिशन को वाकिफ करवाने के लिए तलब की है। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद से अब तक हुकूमत हिंद की जानिब से काबुल से हिंदुस्तानी शहरियों समेत अफगान शहरियों के इनखला, ई वीज़ा सहूलत और दीगर इक़दामात से मुताल्लिक़ तमाम सियासी जमातों को जानकारी देंगे। वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के बारे में आज की मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन देंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वज़ारत ख़ारजा के तीनों मुल्कती वज़रा के साथ मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार। विनीत, बेहद अहम इस मीटिंग को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि अपोजिशन को मौका चाहिए होता है हुकूमत को घेरने का, और अफगानिस्तान का मामला ऐसा मामला है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान में लगी हुई हैं, इसलिए ये मीटिंग काफी अहम। तफसीलात जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत का वहाँ पर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो भारत का वहाँ पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत पुराने समय से भारत और अफगानिस्तान के संबंध रहे हैं। और अगर हम देखें जिस तरह से क्षेत्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलती है, तो उसको लेकर के भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट भारत का है। इसके साथ ही साथ भारत ने वहाँ पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, और अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिकल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। ऐसे में भारत की जो भूमिका है, भारत की जो रणनीति है, जिस तरह से वहां पर सरकार में परिवर्तन हुआ, तालिबान ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है, भारत की क्या भूमिका रहनी चाहिए, विपक्ष की क्या राय है। क्योंकि सरकार के जब मंत्रियों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वह चाहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विदेश से जुड़े मुद्दे पर सभी की एक राय ली जाए। और सभी कितने बजे ये मीटिंग होना है, इस बारे में कोई जानकारी विनीत? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे जो है वो पार्लियामेंट में प्रीमाइसेस में ये मीटिंग होगी। 11 बजे की ये मीटिंग होगी जहां पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा अपनी रणनीति के बारे में, या फिर मैं वो प्रेजेंटेशन देखी विपक्ष के जो जी। तो इस बेहद अहम मीटिंग पर लगातार हमारी भी नजरें बनी हुई हैं। हम आपसे तमाम तर अपडेट आगे की खबरों में लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। काबुल में हुकूमत हिंद की जानिब से हिंदुस्तानी शहरियों के अलावा पड़ोसी ममालिक और अफगान शहरियों के इनखला का काम लगातार जारी है, और इसी कड़ी में हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा 24 हिंदुस्तानी और 11 नेपाली बाशिंदों के साथ काबुल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। एक और अहम खबर, अमरीकी महकमा खारजा ने धमकियां मिलने के बाद काबुल में हवाई अड्डे के बाहर गेट पर मौजूद अमरीकी शहरियों को खबरदार किया है कि वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट से निकल जाएं। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि अमरीकी शहरी जो ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकल जाना चाहिए। काबुल में अमरीकी सिफारत खाना ने एक बयान जारी किया है जिसमें काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों के बाहर सिक्योरिटी खतरात की वजह से अमरीकी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो एयरपोर्ट पर आने से गुरेज करें और उस वक्त तक एयरपोर्ट के दरवाजों तक ना पहुंचे जब तक अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे से इनफरादी हिदायत न मिले। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार काबुल के हालात पर हम आपसे अपडेट ले रहे हैं, तमाम तरह हमारी नजर बनी हुई है। खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि अमरीकी शहरियों के लिए क्या कुछ अलर्ट या क्या कुछ बयान जो है अमरीकी सिफारत खाने ने जारी किया है? देखिए, आपको बता दें कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस वहां पे अभी चल रहा है अफगानिस्तान में, इसके बीच में 3 एडवाइजरी सामने आ रही हैं, अमेरिका की, यूके की और ऑस्ट्रेलिया की। इसमें ये कहा गया है कि अपने नागरिकों को उन्होंने कहा है, अपने सिटीजन को उन्होंने कहा है कि वो एयरपोर्ट के करीब ना जाए, क्योंकि वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। वहां पे सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है। हालांकि
एग्जैक्ट कारण नहीं बताया गया है सिवाय ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी के। ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी में कहा गया है कि पोटेंशियल टेरर अटैक थ्रेट है एयरपोर्ट के आसपास में। इसके चलते जो सिटीजन हैं वो एयरपोर्ट के फिलहाल अभी करीब ना जाएं। जाहिर तौर पर इस वक्त जिस तरह का कब्जा तालिबान का है और माना जा रहा है कि मल्टीपल चेक पॉइंट्स एयरपोर्ट के आसपास तालिबान के बने हुए हैं जो लोगों को रोक रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ जाने से, जो अफगान नेशनल खासतौर पर रोक रहे हैं। इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि भारत भी एक फ्लाइट आपसे कुछ देर बाद पहुंचने वाली है जिसमें कुछ इंडियंस हैं और कुछ नेपाली सिटीजन भी इसमें हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही थी 24 इंडियंस और 11 नेपाली सिटीजन इसमें हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि अफगान सिख नेशनल्स को भी इवैक्यूएट किया जा सके, लेकिन माना जा रहा है कि तालिबान नहीं चाहता है कि कोई भी अफगान नेशनल देश छोड़ के बाहर जा सके। तो फिलहाल 31 अगस्त तक जो कोशिशें हैं भारत सरकार की लगातार जारी हैं। कोशिश यही है कि सभी इंडियन नेशनल और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग और खासतौर से जो अफगान नेशनल्स हैं वो उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल जो तालिबान ने जो फैसला किया है जिसके बाद माना जा रहा है कि अब अफगान नेशनल का भारत लौटना इतना शायद भारत आना इतना आसान ना हो, क्योंकि उनको जगह जगह चेकपॉइंट पर रोका जाता है। शैलेंद्र, ये जो फ्लाइट के ताल्लुक से आपने अभी बताया है, क्या कब तक ये पहुंचने वाली है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे के अंदर ये फ्लाइट गाजियाबाद में जो हिंडन एयरपोर्ट है जहाँ पर रविवार को भी फ्लाइट आई थी जिसमें 168 लोग ट्रैवल कर रहे थे। इसी एयरपोर्ट के पास 9:30 के आसपास ये फ्लाइट पहुंचेगी, लेकिन इसमें कुल 35 लोग हैं जिसमें 24 इंडियंस हैं, 11 नेपाली इवैक्यूएंस हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगातार कोशिश की जा रही है कि इवैक्यूएशन की प्रोसेस और तेज किया जा सके। और इसी बीच आज 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर और फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ब्रीफ करेंगे पार्लियामेंट अपोजिशन मेंबर्स को कि किस तरह के वहां पे हालात हैं और इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे चल रहा है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के मुताबिक आलमी बिरादरी के लिए जरूरी है कि वो अवाम के बेहतरीन मुफाद में काम करें। उन्होंने अफगानिस्तान में इंतजामिया की अदम मौजूदगी से पैदा हुए खला को खत्म करने और जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। उर्दगान ने मजीद कहा कि तालिबान के हालिया बयानात से मुहतात उम्मीद के साथ राब्ता किया जाना चाहिए। मशरक़ी तुर्की में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो वसी हो, जामे हो और माशरे के तमाम शोबों की अक्कासी करे। उर्दगान ने मजीद कहा कि तुर्की के मगरिबी सरहदों पर नए ड्रामों से बचने के लिए एक मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। Uluslararası toplumun Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun için de Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam ediyor. मरकज ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश करता तमाम 9 नामों को मंजूरी दे दी है। 9 नामों में 8 जज और सुप्रीम कोर्ट बार के 1 वकील शामिल है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रियों के लिए CJI NV रमन्ना को मुकर्रर किया है। रमन्ना की ज़ेर क़यादत सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए तमाम 9 नामों को मंजूरी दी है। इनमें से एक नाम जस्टिस BV नागरत्ना का है, जो कि हिंदुस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल है। ज़राए के मुताबिक फाइलों को सदर जमहूरिया के पास भेज दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुप्रीम कोर्ट जल्द ही नए जजों को हलफ दिलाएगा। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है
हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम माना जा रहा है, 9 नामों के ताल्लुक से आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, साफ तौर से हिना ये फिलहाल जो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन था 9 जजों का, वो फिलहाल जो हमारी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक वो ये है कि सरकार के द्वारा उनको हरी झंडी मिल गई है, यानी कि जल्द ही इस पूरे फाइल को राष्ट्रपति के पास भेजा भी जाएगा। और उम्मीद ये भी है हिना कि आज ही इन लोगों के अपॉइंटमेंट का वारंट भी जारी हो सकता है राष्ट्रपति भवन से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीवी रत्ना जो आप बता रही थी, वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगी अगर ये रिकमेंडेशन आगे बढ़ता है, क्योंकि 2027 में अभी तक फिलहाल आजादी के बाद से लेकर अब तक फिलहाल कोई भी महिला जज सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी अगर इस पूरे अपॉइंटमेंट को फिलहाल आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है ना, उस जानकारी के मुताबिक 9 जज इस पूरे मामले में जो है वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का शपथ लेंगे बतौर जज। उसमें एक वकील भी हैं जो पहले एएसजी रह चुके हैं, एसबी नरसिम्हन, वो भी बतौर बार के द्वारा एलिवेट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम के तौर पर। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये बात रखी थी कि केवल जजों को ही आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर वकीलों में भी ऐसी चीजें देखी जा रही हैं जो आगे बढ़ने की कवायद को जारी रखती है, तो बार और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच के जो कमावेश है उसको कम करने की कोशिश में ये एक बड़ा कदम भी माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं 9 जजों की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर आज नोटिफिकेशन राष्ट्रपति भवन से जारी हो सकता है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में 9 जज शपथ भी लेंगे। जी सुशील, और जिस तरह से आपने तमाम तर तफसीली जानकारी दी है उसके मुताबिक ये समझा जा सकता है कि बेहद अहम ये पूरी कार्रवाई है। जिस तरह से हमारे यहाँ जो जस्टिस एक पूरी एक कार्रवाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के महकमा सेहत ने महकमा तालीम को ये मशवरा दिया है कि वो ऐसे स्कूलों को फौरी तौर पर बंद कर दें जहां 5 या उससे ज्यादा तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। महकमा सेहत ने तलबा और स्कूल के अमले को क्वारंटीन करने का मशवरा भी दिया है। आपको बताएं कि इस महीने की 16 तारीख से स्कूलों को दोबारा खोलने के बाद रियासत में बड़ी तादाद में तलबा के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कल 17 तालिब इल्म सिर्फ विजयनगरम जिले में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले प्रकाशम, चित्तूर, कृष्णा में तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस दिन में महकमा तालीम को एक बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जिन स्कूलों में कोरोना के मुस्बित मामले सामने आ रहे हैं उनके लिए तमाम तर इक़दामात और कोरोना गाइडलाइंस पर अमल लाजमी है। वज़ीर आला ने कलेक्टरों को यह भी मशवरा दिया है कि ऐसे में रैंडम टेस्टिंग कारगर साबित नहीं होंगी, इसलिए मरकूज अंदाज में टेस्ट किए जाएं। The schools have also started opening up. The SOPs issued by Education Department should be followed very scrupulously. So our SOPs are there unnayo. Please make sure that they are properly followed. Most importantly, testing randomly is not the solution. Testing in a focused manner is the solution. These house-to-house surveys that you are conducting, that should continue. And anybody who is symptomatic should be tested. Similarly, in schools also, if a teacher reports to you on a particular symptomatic case, then there should be a proper protocol in place as to how to deal with that symptomatic case. दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के एक हिस्से को खोल दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के बाद पुलिस ने मरकज के एक हिस्से को मौलाना साद की वालिदा के हवाले कर दिया है। मौलाना साद की वालिदा इस हिस्से में रिहाइश पजीर थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को समाअत करते हुए 2 दिनों के अंदर मौलाना साद की वालिदा के हवाले करने को कहा था, जहां वो रहती थी। और नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको खबरों में बताया कि आंध्र प्रदेश के महकमा सेहत ने महकमा तालीम को मशवरा दिया है कि वो ऐसे स्कूलों को फौरी तौर पर बंद करें जहां 5 या इससे ज़्यादा तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इसी ताल्लुक से मज़ीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मोहम्मद इसहाक का। इसहाक,
स्कूल खोलने के बाद वहां पर जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए खास तौर पर सीएम ने मशवरा दिया है, तफसीलात चाहेंगे। हाँ, इन्हें देखा जाए तो 10 दिन के बाद जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में, जिला में जो स्कूल्स है वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस जो ज्यादा जो तलबा में देखे जा रहे हैं, ये केसेस जो है आने के बाद जो है ना, एक तरफ जो है जहाँ पेरेंट्स परेशान हो रहे, वहीं जो है ना गवर्नमेंट भी परेशान हो रही। थर्ड वे अंदेशे के देखते हुए जो है ना पूरे इक़दाम किए गए हैं, जहाँ पे पूरे आंध्र प्रदेश में जो 60,000 तक जो है ना स्कूल है, जहाँ 70 लाख तक जो है ना बच्चे जो है ना इसमें तालीम ले रहे। तो ऐसे में जो है ना कोरोना को फैलने से रोकना बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस या सिम्टोमेटिक जो उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद जो पॉजिटिव केसेस आए, तो तुरंत उन स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया। अब तक जो ना 2 दिन कल तक जो सीएम का डिसीजन से पहले जो है ना 3 दिन तक ही छुट्टियां दे रहे थे। तो ऐसे में जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से सर्कुलर दिया कि 14 दिन तक जो है ना क्वारंटाइन रखा जाए। जो स्कूलों में 5 से ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव आए उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। बहरहाल बच्चों की जो सेहत है वो सबसे जरूरी है और इसीलिए ये तमाम तर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल तमाम स्कूलों को रखना ही है। बहुत शुक्रिया इसहाक तमाम तर जानकारी के लिए। बिहार में आज से अनलॉक 6 का आगाज कर दिया गया है। इसके तहत मजहबी मुकामात, शॉपिंग मॉल, दुकानें, सिनेमा हॉल, पार्क और जिम वगैरह को खोलने की इजाजत दी गई है। जिला इंतजामिया की इजाजत से हर किस्म की समाजी, सियासी, तफरीही, खेल, सकाफती और मजहबी तकरीबात का एहतमाम जरूरी कोरोना गाइडलाइंस के साथ किया जा सकता है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के खदशे के पेश नजर सभी को एहतियात बरतने और भीड़भाड़ से बचने, साथ ही दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथी रजनीश कुमार। रजनीश, आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां? देखिए, लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, खासकर जो मंदिर है या धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, वहां पर लोगों का प्रवेश वर्जित था कोरोना को लेकर। ऐसे में राज्य सरकार ने जो घोषणा की है, उसके बाद लोगों के चेहरे पर उत्साह सुबह से ही देखते हुए बन रही है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह लोग जो है अर्चना और इबादत करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्कूल है, क्लास 1 से लेकर प्लस 2 तक जो बाध्यता थी 50% की, अब सामान्य हो गई है और अब 100% बच्चे जो है स्कूल आ सकेंगे। वहीं जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर भी अब किसी तरह की जो बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है और निश्चित रूप से इंतजार लोग कर रहे थे। 138 दिनों बाद राज्य सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था को सामान्य कर दिया। हालांकि जहां पर अभी बाध्यता है वो 50% अभी सिनेमा हॉलों में है, जहां दर्शक 50%। तो बहरहाल लोगों को एहतियात जरूर बरतना है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कानपुर से अफसोसनाक खबर, जहां एक हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है, एक शख्स जख्मी हुआ है। कानपुर के हरीमपुर इलाके में सुबह एक मकान की छत गिरने के नतीजे में एक खातून और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस घर का एक फर्द अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। टेकनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिजवी रोड में एक जर्जर मकान जो काफी पुराना हो चुका था, उसकी छत गिर गई, जिसमें एक बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। यहाँ पर मोहम्मद राजू का परिवार रहता था, जो मजदूरी करता था और अपने परिवार का लालन पोषण करता था। देखिए किस तरह से आप विजुअल में देख सकते हैं कि पलंग पर जिस तरह से ये पूरी छत का मलबा गिर गया है, उसमें सभी लोग दब गए थे और जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। बाकी 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया और उसके बाद मलबे को निकाल कर बाहर किया और यहाँ के जो इलाकाई लोग थे इस काम में शामिल थे। और साथ ही जब यहाँ पर मकान गिरा है तकरीबन सुबह 5 बजे, लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन उस वक्त नमाज का वक्त था, लोग निकल रहे थे, तब उन्हें जानकारी हुई। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।